नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 8 का विज्ञान का चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे। भरतपुर अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बृहद निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र, इनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि ये पौधों के और जंतुओं के संरक्षण के लिए है। वनोन्मूलन एवं इसके कारण। वनोन्मूलन मतलब कि डिफॉरेस्टेशन, वनों को एक तरह से खत्म करना या वनों के लिए खतरा होना। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो वनोन्मूलन क्या है? वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनों को तो वहां से समाप्त कर दिया और उस भूमि पर अन्य कार्य कर रहे हैं। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है, जैसे कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, कोई खेती करना चाह रहा है, घरों का निर्माण, कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने में अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने में। दावानल और भीषण सूखा ये भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। अगला है वनोन्मूलन के परिणाम। वनोन्मूलन हो गया है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं? वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप, टेम्परेचर और पॉल्यूशन प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस है उसका स्तर बढ़ जाता है। भौम जल स्तर जो है का भी निम्नीकरण हो जाता है। वनोन्मूलन से क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन जो है वो प्रभावित होता है। वर्षा और भूमि की जो उर्वरता है उसमें कमी आ जाती है इससे, वनोन्मूलन से। और यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रहती है तो वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में क्या हो जाएगा? फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, इसकी मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। ऊष्मीय विकिरणों को ये ग्रहण कर लेगी तो इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा? विश्व उष्णन, पूरे वर्ल्ड की क्या है? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पृथ्वी के ताप में वृद्धि की जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। मृदा के जो गुण हैं, सॉइल के जो गुण हैं, उनमें भी परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण का और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन होने लगता है, अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की जो कठोर चट्टानें होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है तथा उसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है और इसे ही क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो मरुस्थलीकरण में क्या होता है? वृक्षों की कमी से मृदा अपरदन अधिक होता है और मृदा की ऊपरी परत हटने से ऊपर नीचे की जो कठोर चट्टान है वो दिखाई देने लग जाती है। मृदा में हुमस की कमी हो जाती है, उर्वरता की कमी हो जाती है और ये मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। वनोन्मूलन से डिफॉरेस्टेशन में मृदा की जल धारण क्षमता, जो मिट्टी जल को रोकने की क्षमता होती है, जल को ग्रहण करने की, तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे कि पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात यहाँ पर ये बताया गया है कि क्या क्या प्रभाव हैं और उनसे क्या परिणाम निकलेंगे। तो यहाँ पर जैव मंडल संरक्षित
जो कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, वहां पर भ्रमण का ये प्रोग्राम बना रहे हैं। और यहाँ पर पचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र को उन्होंने चुना है। इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला और निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। अब जैव मंडल क्या है? जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है, जहाँ पर जीवन यापन किया जाता है। जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, क्या क्या प्रजातियां हैं, उनमें आपस में पारस्परिक संबंध क्या है एवं पर्यावरण से उनका संबंध क्या है, ये सब क्या कहलाता है? जैव मंडल। व्यक्तिगत प्रयास और सामाजिक प्रयासों के अलावा जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी वनों और वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत होती हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, पोचिंग इन क्षेत्रों में निषिद्ध है, यहाँ पर ये नहीं किए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य क्या है? वह क्षेत्र जहाँ ये है क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वह क्षेत्र जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र होता है, जहां वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है? वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। अब है जैव मंडल आरक्षण। यहाँ पर ये है पचमढ़ी अभयारण्य, पिपरिया, पचमढ़ी, बोरी अभयारण्य है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नीमघन संरक्षित क्षेत्र। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता पे एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और बोरी और पचमढ़ी यहाँ पर क्या है? दो वन्य जंतु अभयारण्य हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। कुछ जंतु एवं पौधे क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। वहां पर जो विशेष क्षेत्र में पेड़ पौधे होंगे तो वो उनको बोलेंगे वनस्पति जात, और जो जीव जंतु होंगे उनको बोलेंगे प्राणी जात। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं, यहाँ पर जो पचमढ़ी में दिखाए गए हैं। तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। ये यहाँ पर ये चित्र दिखाया हुआ है। ये जंगली कुत्ता, ये चीतल, सी पे है भेड़िया, डी पे है तेंदुआ और ये फर्न और ये जामुन। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशाल गिलहरी यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, यहीं पर पाई जाती है। ये किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं।
माधव जी ने पचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को, ये जंगली आम है, तो विसन जो कि भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या और नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है और इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। ये है विशाल गिलहरी। स्पीशीज क्या है? अब सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। अगला है वन्य प्राणी अभयारण्य। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। इन्हें कहते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य। अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध और दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काला हिरण, श्वेत आंखों वाला हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्य में सुरक्षित और संरक्षित हैं। भारतीय अभयारण्य में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों की डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। अब जो संरक्षित वन है वो भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं है। उनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो है वहां पे वनों में अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर जो है वो भी क्या है, एक तरह से जहां प्राणियों का संरक्षण, जंतुओं का संरक्षण होता है। राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इस वन में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है कि पहले भी यहाँ पे क्या है, मनुष्य की गतिविधियां थी, जिसमें हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग्स, कलाकृतियां भी मिलती हैं। यहाँ पे पचमढ़ी जयमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास हैं, रॉक शेल्टर हैं। जंतु और मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना। ये बाघ, जंगली भैंसा, बारहसिंघा। बाघ उन स्पीसीज में से एक हैं जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्रों में बाघ की संख्याओं में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंघा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? संकटापन्न जंतु। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष को विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए गए हैं। मानव गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या
मारना, जलावन पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक होती है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। फूड चैन और फूड वेब के पार्ट हैं वो। किस क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अगला है रेड डाटा पुस्तक। ये क्या है? ये वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का, एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। अगला है प्रवास। माधव जी के निर्देश में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वन तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। प्रवासी पक्षी, ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी को उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, इसलिए प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। कागज का पुनः चक्रण। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, उसके पुनः उपयोग, पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। इसके साथ साथ कागज निर्माण या उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। पुनर्वनरोपण। पुनर्वनरोपण में क्या है? जो काटे गए वृक्ष हैं, वृक्षों की कमी को पूरे करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होंगे जो उस वन में पाए जाते हैं। इसे हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने चाहिए जितने हमने काटे हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वनरोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं होता। हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। भारत वन संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है तथा साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो आज हमने यहाँ पे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण जो पार्ट है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट करें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।